बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसएस टीवी और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज की इस वीडियो में हम अहम इश्यूज़ पे ऊपर बात करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तो रीजनल ख़ित्ते के हवाले से है कि किस तरह चीन ने जो है वो 3 भारतीय फ़ौजियों को मारा है, उनको हलाक किया है और बाकियों को ज़ख्मी किया है। वो क्या सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, आज हमारे अपने मुल्क में जो है वो अस्करी जो सरबराहान हैं उन्होंने दौरा किया है ISI हेडकोार्टर्स का, और वहाँ पे उनको ब्रीफिंग्स दी गई हैं ख़ित्ते के हवाले से और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी ब्रीफिंग्स दी गई हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, उसके हवाले से बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन के हवाले से एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, उसके हवाले से बात करेंगे। और आखिर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस चल रहा है। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ का अगर ये कहा जाए कि एक भी बहुत बड़ा अहम केस है तो मेरे ख़्याल से ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो चीन के हवाले से बात करते हैं। चीन और भारत के दरमियान जो लद्दाख के जो मकाम के ऊपर जो एक कशीदगी की सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाव आ गया है, तनाव आ गया है। और अगर मैं ये कहूँ कि हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं और अगर ये कहा जाए कि ये जो है आगे ये मामला जंग की तरफ भी जा सकता है तो मेरे ख़्याल से ये गलत नहीं होगा। हुआ कुछ यूँ कि गुज़श्ता रात भारत ने एक चालाकी की है, एक अयारी की है। एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रहा है चीन के साथ इस लद्दाख वाले मामले के ऊपर, उनकी मिन्नतें तरले कर रहा है। उनको कहा जा रहा है चीन को कि आप मेहरबानी करें, आपने जिस इलाके के ऊपर आप आगे आए हैं आप थोड़ा सा पीछे जाएं, फ़ौज को बाहर निकालें और हमारे साथ मामला तय करें। दूसरी तरफ भारत के चंद फ़ौजियों ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीन और भारत के दरमियान जो मौजूदा है उसको क्रॉस करने की कोशिश की है। चीन की वजारत ख़ारजा की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा है कि जी उसको क्रॉस करने की कोशिश की गई है, बाकायदा तौर पे मना किया गया है चीनी जो बॉर्डर फोर्सेज हैं उनकी तरफ से, लेकिन भारतीय जो फ़ौजी हैं वो मना नहीं हुए। 2 दफ़ा क्रॉस करने की कोशिश की है, उसके बाद क्रॉस किया है और उसके बाद जाके जो चीन के परली तरफ फ़ौजी हैं अपने इलाके में लद्दाख में उनको जाके उन्होंने इश्तियाल दिलाया है तो फिर मार पड़ी है। और मार ऐसी पड़ी है कि फिर 3 मारे गए हैं और काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हैं। समझे भारतीय समझते फिर भी नहीं है। ज़ाहिर बात है पहले भी मार पड़ी थी, चीनियों ने मारा था और अब भी मार रहे हैं, लेकिन समझ फिर भी नहीं आ रही क्योंकि मोदी जो है उसने लोगों को अपनों को दिखाना है कि जी मैं देखें ना, मैं चीन के साथ भी पंगा ले सकता हूँ। हालांकि वो जो भारतीय मीडिया है वो बाकायदा हुकूमत का माउथ पीस है। जब तक हुकूमत नहीं कहती वो कोई ख़बर जारी नहीं करते। एक मतलब यही जारी हुआ है कि जी 3 फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं। अब उनमें कहा जा रहा है कि उनका एक अफसर था, कमांडिंग ऑफिसर था और 2 फ़ौजी थे। ये अभी तक की जो तफसील है वो दी गई। ये नहीं बताया जा रहा कितने ज़ख्मी हैं, कितने शदीद ज़ख्मी हैं। ज़ाहिर है मोदी की हुकूमत कहेगी तो मीडिया आगे बोलेगा। उसके बाद इंडिया में जो है वो अस्करी लेवल पे और जो पॉलिटिकल लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पोजीशन की तरफ से मोदी को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर लद्दाख जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो मतलब अब मोदी को समझ नहीं आ रही कि पंगा तो उसने ले लिया है जब उसने अपने आइन में तरमीम करके जो मुतनाज़ा इलाके थे, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो पाकिस्तान के साथ तनाज़ा, चाहे वो लद्दाख हो चीन के साथ तनाज़ा, चाहे वो नेपाल के जो मुतनाज़ा इलाके हैं वो, तो उसने उनके साथ पंगा ले तो लिया है लेकिन अब उससे संभाला नहीं जा रहा। नेपाल में भी मार पड़ रही है, लद्दाख में भी मार पड़ रही है, अभी ताज़ा वाक़या हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है कि मकबूजा कश्मीर में भी मार पड़ रही है मुजाहिदीन के हाथों और अच्छी खासी पड़ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ दरअंदाजी की कोशिश की जाती है तो यहाँ पे भी वो मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है कि वो याद करेगा मोदी। अब सूरत हाल यहाँ जो है कहा जा रहा है कि ये 45 साल के बाद ऐसा हुआ है कि चीन और भारत इतने ज़्यादा हालात कशीदा हुए हैं। मुतनाज़ा इलाका था लेकिन एक मुआहदे के तहत अपनी अपनी पोजीशंस पे थे चीन और भारत की फ़ौजें, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो है पहले भारत ने ये काम किया, उसके बाद चीन आगे आया, काफ़ी आगे आ गया। अब भारत उनके साथ पंगा कर रहा है। भारत के पास अब ऑप्शन है कि या तो वो जंग कर ले, जंग तो वो करेगा नहीं, ज़ाहिर है उसको पता है कि जी चीन बहुत मारेगा। ज़ाहिर है चीन जो है वो फ़ौज के लिहाज से भी हथियारों के लिहाज से भी काफ़ी आगे है और भारत को इस चीज़ का बड़ा पता है। चीन ने, भारतीय अखबार ये कह रहे हैं कि चीन ने बिल्डअप कर लिया है, काफ़ी सारा असला ले आया है इस लद्दाख में, बाकायदा तौर पर मशक़ें कर रहा है और फौरी कार्रवाइयों की मशक़ें कर रहा है कि किस तरह की जाएंगी। तो बहरहाल ये पोजीशन है लद्दाख वाले बॉर्डर के ऊपर। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे आज तीनों सरबराहान ने DGISI के पास ISI हेडकोार्टर्स में दौरा किया, DGISI ने इस्तकबाल किया है और उनको भी ब्रीफ़ किया गया है रीजनल सिचुएशन के हवाले से भी और मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसकी भी और LAC पे जो सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से। काफ़ी अहम ज़ाहिर बात है मीटिंग थी। ये तो जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आया है उस पर यह बताया गया है कि काफ़ी जो है मखसूस जो है वो ब्रीफिंग दी गई है
اس خطے کی ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ظاہری بات ہے یہ جو چین اور بھارت والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی ظاہر۔ تو یہ ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ تھی بہت بڑی کہ تینوں سربراہان نے ایک ہی اس میں اکٹھے ہو کے دورہ کیا اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بریفنگ دی گئی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پاک فوج ہے، بھارت یہ سمجھتا ہے کہ شاید کووڈ کا معاملہ ہے، وبا آئی ہوئی ہے، تو بھارتی کیونکہ ہمارا پاکستان فوج جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس کے خلاف لڑ رہی ہے، این ڈی ایم میں کام کر رہی ہے، فوج کام کر رہی ہے، تو بھارت یہ سمجھتا ہے کہ شاید بارڈر کے اوپر تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا ہوگا، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اگر ہم ہر موقع کے اوپر پاک فوج پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ کر سکتی ہے، تو بارڈر پہ بھی وہ لوگ مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور کوئی بھی اس طرح کی گھناؤنی سازش ہوتی ہے پہلے بھی جواب دیا جاتا ہے، آئندہ بھی جواب دیا جائے گا۔ یہ تو تھی کچھ ہماری اندرونی صورتحال۔ شاہ محمود قریشی نے ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا، اس کا ذکر کرنا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ پچھلے دنوں سے بات چل رہی تھی کہ شاید فلسطین کے معاملے کے اوپر پاکستان تھوڑا سا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو شاید تسلیم کر لے پاکستان۔ خواجہ آصف نے آج اس میں اسمبلی میں اس کے اوپر سوال اٹھایا، تو شاہ محمود قریشی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ آئے، انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا پاکستان کا اب بھی وہی سٹانس ہے، ہم فلسطین کے حوالے سے اب بھی اسی سٹانس کے اوپر قائم ہیں، کسی کے دباؤ میں آ کر ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہے، اور ہم آج بھی جو ہے وہ فلسطین کی جو آزادی ہے اس کے معاملے کے اوپر وہی موقف رکھتے ہیں جو ہمارا پرانا موقف تھا۔ تو یہ بھی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی آج پاکستان کے جو پالیسی، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے۔ اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جو قاضی فائز عیسیٰ کیس ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں اگر کہا جائے، کیونکہ یہ جو کیس ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لاہ عمل اگر آگے مطلب جو ماہر قانون ہیں ان کی میں سنتا رہتا ہوں تجزیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ اگر اس کیس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ جو ہے اس بات کا آگے کی طرف جو ہے اس بات کو واضح کرے گا کہ جج کا احتساب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، احتساب ہوتا ہے تو کس طرح ہوگا، کیا صورتحال ہوگی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا اہم کیس ہے۔ اس کی بھی سماعت ہوئی ہے آج، اور اس سماعت میں تھوڑا سا میں ذکر کر دوں آج اس میں ہوا کیا ہے۔ آج یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، 10 رکنی جو بینچ ہے، اس کے سربراہ جسٹر عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ اگر صدارتی ریفرنس میں بدنیتی نظر آئی تو اسے خارج کر دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اس ریفرنس میں نقائص موجود ہیں، اور اگر یہ کوئی عام معاملہ ہوتا تو کیس کب کا خارج کیا جا چکا ہوتا۔ اچھا، اس میں آج جو کچھ ہوا، آج کے جو ہے وفاق کے وکیل فروغ نسیم کو انہوں نے یہ آپشن بھی دی کہ وہ اس نقطے پر صدر اور وزیر اعظم سے مشاورت کر لیں کہ وہ آیا کیس کو پہلے فیڈرل بورڈ آف ریونیو لے جائیں، ایف بی آر لے جائیں، وہاں پہ جو جج کی اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو، باقاعدہ طور پہ ان کے جو وہاں پہ انہوں نے باہر پراپرٹیز خریدی ہیں ان کے حوالے سے ایف بی آر چیک کرے کہ جو انکم ہے وہ کیسے ہوئی، پھر اس کو باہر کیسے بھیجا گیا، اور اس کے بعد جب وہاں پہ اگر ایف بی آر ان کی اہلیہ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو باقاعدہ دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے، اور انہوں نے فروغ نسیم کو وقت دیا کہ آپ صدر اور وزیر اعظم سے باقاعدہ طور پہ مشورہ کریں، اور اس کے بعد آپ آ کے اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں آئیں، اور اس مشورے کے لیے انہوں نے کل تک کا وقت دیا ہے، اور کہا کہ آپ جا کے پوچھیں، اور اگر انہوں نے کہا کہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتے تو آپ بے شک دلائل جاری رکھیں۔ اچھا، آج کی سماعت میں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ فروغ نسیم جو ہے انہوں نے سماعت کے آغاز میں کہا کہ وہ جج کی حیثیت کے بارے میں اور عوام کے اندر ان کی کیا حیثیت ہے اس کے حوالے سے دلائل دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے شروع میں کہا تو جس پر بینچ کے سربراہ نے وفاق کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج کے معاشرے میں حیثیت اور اس کے احتساب کے بارے میں سب متفق ہیں، اس لیے وہ آج بدنیتی اور جج کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے کے بارے میں دلائل دیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو جواب جمع کروایا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو میرے خلاف ریفرنس بنایا گیا ہے وہ بھی بدنیتی پہ ہے، اور جو باقاعدہ طور پہ میرے خلاف انفارمیشن اکٹھی کی گئی ہے وہ بھی غیر قانونی ذرائع سے اکٹھی کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے بینچ کے سربراہ نے کہا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے لندن کی جائیداد کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا، وہ یہ صرف چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اسی سماعت میں جو ہے وفاق کا وکیل ہیں فروغ نسیم، ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججوں کے خلاف ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ ضابطے کی کارروائی کا انحصار کسی دوسری کارروائی پر کیسے ہوگا۔ یہ انہوں نے سوال اٹھایا، ضابطے کی کارروائی کا انحصار کسی دوسری کارروائی پر ہوگا تو آزادانہ کارروائی کیسے ہوگی، اور اس صورتحال میں ضابطے کی کارروائی کا کوئی فائدہ ہوگا یا
नहीं होगा। फ़रोग़ नसीम ने जवाब दिया कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का इंहिसार किसी और फोरम की कार्रवाई पर नहीं है, कि उन्होंने कहा कि ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं कह सकते कि जज नहीं कह सकते कि मेरी अहलिया खुद कफ़ील है। अच्छा, एक चीज़ जो आज की और लोग इस पर बड़ा सवाल कर रहे हैं और मैं इसका जिक्र भी करना चाहूँगा, फ़रोग़ नसीम ने इसका जिक्र किया है कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत कोई अपनी अहलिया की जायदाद का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता। वो बंदा जो हमारे एक्सचेकर से, हमारे ख़जाने से तनख्वाह ले रहा है, तो वो अपनी अहलिया का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि अगर सरकारी मुलाजिम अपनी अहलिया से मालूमात लेने से कासिर हो तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, जिस पर वफाक के वकील का कहना था कि सरकारी मुलाजिम अगर अहलिया का बहाना बनाए तो उसे जेल भेज देना चाहिए। बहरहाल इस तरह की आज कार्रवाई हुई, काफ़ी ज़ाहिरी बात है डिटेल्ड कार्रवाई थी, बहुत लंबी एक तफसील है, सारी तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। लेकिन एक चीज़ जो आज हुई है वो ये हुई है कि बाकायदा तौर पे जो जजेज़ हैं, जो बेंच है, उन्होंने फ़रोग़ नसीम को कल तक का वक्त दिया है और उन्हें कहा है कि जी आप सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत करके आएँ और बताएं कि ये हम FBR को भेज देते हैं, जो अदलिया की छुट्टियाँ हैं उनमें जो है FBR फ़ैसला कर ले। अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आता है तो बाकायदा तौर पे आप दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ जाएँ। तो कल तक का वक्त दिया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये है कि दलाइल के हवाले से बात हुई तो फ़रोग़ नसीम ने जो है कहा कि जी मैं आज भी दलाइल दूंगा, कल भी दूंगा और अगर हुआ तो शायद मैं परसों जुमेरात वाले दिन भी दलाइल दूँ। इस पर जजेज़ ने कहा कि जी आप ये करें कि आज भी दलाइल दें, कल अगर हमें वक्त ज़्यादा बैठना पड़ा तो हम बैठ जाएंगे, आप कल अपने दलाइल रात तक बेशक करें लेकिन कंप्लीट कर लें। तो लगता ये है कि ये केस जल्द शायद अपने इख्तिताम की तरफ जाए, लेकिन ज़ाहिर है ये अदालत में चल रहा है। कल तक के लिए समाअत मुलतवी हुई थी, अब कल आने वाले दिन इस पर क्या होता है वो कल की कार्रवाई में पता चलेगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, मुझे अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मेरे YouTube चैनल SSTV को सब्सक्राइब करें।